भाग 2 अंक 3। इसके बाद जज ने मेरे सारे कारनामों का चिट्ठा पढ़ना शुरू किया। हर दूसरे तीसरे वाक्य पर मुझसे पूछने के लिए ठहर जाते, क्यों, ठीक है ना? और इस पर मैं भी हर बार कहता, जी हाँ साहब। वकील साहब ने यही कहने को कहा था। जज जरा 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 सी बाल की खाल निकाल रहे थे, इसलिए यह पुराण काफ़ी लंबा चला। इस बीच पत्रकार व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी लिखते रहे, लेकिन मुझे कभी तो सबसे छोटे पत्रकार की अपनी पर टिकी निगाहों पर ख्याल हो आता, कभी उसे चाबी भरी कठपुतली औरत की नज़रें याद आ जाती। बहरहाल जूरी महोदय का लाल चोगे वाला जज को लगातार देखते जा रहे थे। मुझे ट्रेन में बैठी सवारियों की कतार फिर से याद हो आई। तभी जज साहब जरा सा खांसे और फाइल के कुछ पन्ने पलटकर चेहरे पर पंखे से हवा करते करते गंभीर भाव से मुझसे बोले, अब मैं कुछ ऐसी बातें लेना चाहूँगा जो ऊपर से देखने में चाहे मुकदमे से बाहर लगती हूँ, लेकिन वास्तव में उनका बहुत गहरा संबंध है। मैं भाप गया कि हो न हो अब यह माँ के बारे में कुछ न कुछ कहेगा। साथ ही यह भी सोच डाला कि अगर इसने माँ को लेकर कुछ कहा तो मुझे कैसा बुरा लगेगा। जज का पहला सवाल ही मुझसे यह हुआ कि अपनी माँ को आश्रम क्यों भेजा। मैंने बताया कि इसका कारण बिल्कुल सीधा है, घर पर उनकी ठीक से देखभाल हो, इतना पैसा मेरे पास नहीं था। जज ने पूछा कि माँ के वियोग से मुझे क्या दुख हुआ या नहीं। मैंने फिर मैंने फिर अपनी बात का खुलासा किया कि मुझे या माँ को आपस में एक दूसरे से या हम दोनों को किसी तीसरे से इस बारे में कतई किसी सहारे की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने आसानी से इसे मान लिया। इसके बाद जज ने कहा कि उन्हें अब इस बारे में कुछ नहीं पूछना। उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि क्या इस मौके पर उसके ख्याल से कुछ और सवाल करना जरूरी लगता है। सरकारी वकील ने बिना मेरी ओर देखे बल्कि मेरी तरफ आधी पीठ मोड़कर कहा कि अगर अदालत आज्ञा दे तो वह यह जानना चाहता है कि मैं अरब को मारने के इरादे से ही दोबारा झरने पर लौट कर गया था। तब मैंने कहा नहीं। तो सरकारी वकील ने पूछा कि तब फिर अपना हाथ रिवॉल्वर से ले जाने का उद्देश्य क्या था, अपने साथ रिवॉल्वर ले जाने का उद्देश्य क्या था और क्यों। मैं फिर खास उसी जगह पहुंचा। मैंने अपने जवाब में इसे केवल संयोग की बात कही। तब सरकारी वकील बड़े दुष्ट लहजे में बोला, बहुत ठीक, बस इस वक्त इतना ही काफ़ी है। इसके बाद क्या हुआ ठीक से मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, कुछ देर तक सरकारी वकील मेरे वकील मेरे वकील और बेंच के बीच कुछ चकचक होती रही। प्रधान जज ने घोषणा की कि अब अदालत उठेगी, गवाहियां दोपहर बाद होंगे, तब तक के लिए कार्रवाई मुत्तलिफ की जाती है। यह क्या हुआ, इसे समझूं 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 कि मुझे ठेल कर जेल की गाड़ी में ला बिठाया। वापस जेल आया तो दोपहर का खाना मिला। इस सब ने मुझे इतना थका डाला कि अब यह महसूस ही कर पाया था कि बुलावा आ गया। वही कमरा, सामने वही चेहरे, फिर वही सब कुछ नए सिरे से शुरू। हाँ, इस बीच गर्मी बेहद बढ़ गई थी और जाने क्या चमत्कार हुआ कि जूरियों से लेकर मेरे वकील, सरकारी वकील और कुछ संवाददाताओं के हाथों में भी पंखे आ गए थे। वह नौजवान और चाबी भरी कठपुतली दोनों बदस्तूर अपनी अपनी जगह विराजमान थे और उनकी आंखें ठीक पहले की तरह मुझ पर टिकी थी। दोनों पंखे भी नहीं जल रहे थे। मैंने चेहरे का पसीना पूछा, अभी अपने ही बारे में होश आया था कि सुना गवाही के लिए आश्रम के वार्डन की पुकार मची है। वार्डन से पूछा गया कि क्या मेरी माँ को मेरा व्यवहार से कोई शिकायत थी, तो उसने कहा जी हाँ, लेकिन यह कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वहाँ रहने वाले करीब करीब हर व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों से शिकायत होती ही है। इसलिए जज साहब ने जरा और खुलासा करने को कहा, इस तरह आश्रम में भेजे जाने पर क्या मुजरिम की माँ उसे भला बुरा कहती थी। जी हाँ, उसने फिर वही कहा, लेकिन इस बार कोई सफाई अपने जवाब के साथ नहीं दी। और एक और सवाल के जवाब में उसने बताया कि अंत्येष्टि के दिन उसकी उद्विग्नता और ठंडापन देखकर वाकई मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था। फिर पूछा गया कि इसकी निरुद्विग्नता और ठंडेपन से क्या मतलब। इस पर वह नीची निगाहें किए हो कुछ देर अपने जूतों को घूरता रहा, फिर बताने लगा, न तो इसने अपनी माँ के शव के दर्शन किए, कोई इच्छा प्रकट की, और न ही इसकी आंखों में एक बूंद आंसू आया, और अंत्येष्टि के बाद भी कब्र के आसपास मंडराने की बजाय वह वहां से एकदम चल खड़ा हुआ। दूसरी ओर दूसरी एक बात और ने मुझे चक्कर में डाला। अंडरटेकर का एक आदमी बताता था इन्हें अपनी माँ की उम्र भी नहीं पता। थोड़ी देर चुप रहकर जज ने वार्डन से पूछा कि यह तो कुछ उसने बताया है।
वह सब सामने कटघरे में खड़े मुजरिम के बारे में माना जाए न लगा। इस प्रश्न पर वार्डन अचकचाया। तब जज ने कहा, इस तरह के सवाल पूछने का क्या कायदा है, इसलिए पूछने को मजबूर हूँ। सरकारी वकील ने पूछा कि उसे तो कोई बात नहीं जाननी। उसने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं योर ऑनर, मुझे जो जानना था जान लिया। और यह कहकर जिन निगाहों से उसने मुझे देखा और उनके साथ साथ उसके लहजे चेहरे के विजय भाव में कुछ ऐसी अजीब और खास बात थी कि मैं सिहर उठा। वर्षों से जो बात महसूस नहीं हुई थी उसे क्षण लगी और बेहद और बड़ी बेहूदी सी इच्छा हुई कि फूट फूट कर रोने लगूं। पहली बार एहसास हुआ कि इन सब के मन में मेरे लिए कितनी गहरी नफरत भरी है। जूरियों और मेरे वकील को तो वार्डन से कुछ नहीं पूछना। यह जानकर जज ने चौकीदार के बयान सुने। कटघरे में कदम रखते हुए चौकीदार ने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर निगाहें दूसरी ओर घुमा ली। जिरह में उसने भी यही बयान दिया कि मैंने शव के दर्शन करने से इनकार कर दिया था। बैठे बैठे सिगरेटें फूकी और विशेष कॉफ़ी कैफ़े ओलाए पी थी। पहली बार मुझे लगा कि गुस्से में एक लहर अदालत में यहाँ से वहाँ तक फैल गई और तब पहले पहल समझ में आया कि मैं अपराधी हूँ। मेरे सिगरेट पीने और कॉफ़ी के बारे में चौकीदार ने जो कुछ बताया था उसे दोबारा कहलवाया गया। सरकारी वकील ने घुमाकर फाड़ खाने वाले निगाहों से मुझे देखा। मेरे वकील ने चौकीदार से पूछा कि मेरे साथ साथ खुद उसने भी कॉफ़ी पी थी या नहीं। सरकारी वकील ने इस बात पर सख्त आपत्ति की। गुस्से में चिल्लाकर पूछा, मुझे बताया जाए कि इस अदालत में मुजरिम कौन है, कटघरे में खड़ा ये आदमी या चौकीदार। योर ऑनर, चूंकि मेरे मित्र बचाव पक्ष के वकील जानते हैं कि उनके मुवक्किल के खिलाफ इकट्ठे और काफ़ी सबूत हैं, इसलिए क्या आपने ख्याल से वे यूं सरकारी गवाह पर कीचड़ उछालकर सबूत खराब कर लेंगे? बहरहाल जज ने चौकीदार से सवाल का जवाब देने को कहा। बूढ़ा चौकीदार कुनमुनाया, फिर मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, जी हाँ, जानता हूँ कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, लेकिन जब इन सब ने एक टुकड़ा पेश किया तो सिर्फ लिहाज ही की खातिर मैंने लिया था। जज ने इस पर मुझसे कुछ कहने को कहा। जी नहीं, मैं बोला, कहना बस यही है कि गवाह बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने ही उसे सिगरेट पीने को दी थी, यह सच है। चौकीदार ने मुझे विस्मय और कृतज्ञता जैसे भाव से देखा, फिर कुछ देर गुनगुन करता रहा और तब हकला हकला कर खुद ही अपनी ओर से कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी ले लेने की बात तो मैंने ही कही थी। मेरे वकील साहब खुशी से उछल पड़े, बोले, इस इकबाल की अहमियत पर जूरी महोदय गौर करें। झपट कर सरकारी वकील भी बोल उठा और हमारे सिरों पर गरज कर बोला, बिल्कुल दुरुस्त है, इस पर जूरी महोदय जरूर गौर करेंगे और इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अनजाने या भूल से कोई तीसरा आदमी अगर मुजरिम को कॉफ़ी का प्याला पेश कर भी देता है तो मुजरिम सामान्य शिष्टाचार वश मना भी कर सकता है। कम से कम और कुछ नहीं तो उस बेचारी औरत के शव के सम्मान की खातिर ही मना कर सकता है जिसने मुजरिम को इस धरती पर जन्म दिया है। इसके बाद चौकीदार अपनी जगह पर लौट गया। थॉमस पीरे की बारी आई। एक अर्दली सहारा ले देकर उसने उसे कटघरे लाया। पीरे ने कहा, हालांकि मैं इनकी माँ का बहुत घनिष्ठ मित्र था, लेकिन इन्हें अंतिम संस्कार से पहले मैंने कभी नहीं देखा। पूछा गया उसने उस दिन मुजरिम का व्यवहार कैसा था। पीरे ने बताया, जी आप तो जानते ही हैं, मैं खुद उस दिन बड़ा दुखी था, इतना ज़्यादा दुखी था कि किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया था। शायद शोक ने मुझे अंधा कर डाला था। अपने घनिष्ठ साथी का यूं चल बसना ही मेरे लिए इतना बड़ा धक्का था कि दफनाने के समय मुझे तो अपना होश ही नहीं रहा। इसलिए इस लड़के की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल गया ही नहीं। सरकारी वकील ने सवाल किया, आप अदालत को इतना बता दें कि उस दिन मुजरिम रोया था या नहीं। और जब पीरे ने बताया कि नहीं देखा, तो उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा, यकीन है जूरी महोदय इस बात पर गौर फरमाएंगे। फौरन मेरे वकील साहब उठ खड़े हुए और कड़क कर बोले, बाबा अच्छी तरह से सोच लो, कसम से कहते हो कि तुमने इसे एक बूंद आंसू बहाते नहीं देखा। मुझे वकील साहब के लहजे से लगा कि वे खामखा ही बेचारे को धमका रहे हैं। पीरी ने जवाब दिया, नहीं। ही कुछ लोग बेहुदे ढंग से हंस पड़े। मेरे वकील ने झटके से अपने चोगे की आस्तीन पीछे खींची और तब कर कहा, यह तरीका है सारा मुकदमा चलाने का। सच्चाई को पाने और उजागर करने की किसी को कोई चिंता ही नहीं है। सरकारी वकील ने इस कथन पर कोई कान नहीं दिया।
और उदासीनता का भाव दिखाते हुए पेंसिल के वकालतनामे के कवर पर धीरे धीरे ठक ठक करता रहा। 5 मिनट की छुट्टी हो गई। इस बीच मेरे वकील साहब ने आकर बताया कि मुकदमा वास्तव में बड़े अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। इसके बाद सेलेस्ता की पुकार हुई। बताया गया कि वह बचाव पक्ष का गवाह है। बचाव पक्ष का अर्थ होता था मैं। सेलेस्ता रह रहकर मेरी ओर देख लेता और गवाही देते हुए अपने हाथों से अपना पनामा हैट मसलता जाता। इस समय आप अपना सबसे अच्छा सूट डाटे थे। पहले एक रविवार को इसी सूट में आप मेरे साथ घुड़दौड़ में गए थे, मगर इस बार देखते ही लगता था कि कॉलर ठीक से नहीं लगा और कमीज पर एक पीतल के बटन के सहारे अटकी अटकी पर है। पूछा गया कि क्या मैं उसके ग्राहकों में से हूँ, तो जवाब दिया जी हाँ, साथ साथ दोस्त भी है। फिर सवाल हुआ कि सेलेस्ते की मेरे बारे में क्या राय है। सेलेस्ते ने कहा कि मैं बहुत भला आदमी हूँ। एकदम चौकस आदमी। पूछा गया एकदम चौकस से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, जरा खुलासा करो। तो उसने कहा कि इसका मतलब हर कोई जानता है। क्या यह आदमी दिल का गुन्ना है? जी नहीं, सेलेस्ते ने जवाब दिया। गुन्ना तो मैं नहीं कहूँगा, और हाँ, लोगों की तरह बकवास नहीं करते फिरते। सरकारी वकील ने जानना चाहा कि जब जब सेलेस्ते मुझे महीने का बिल देता है, क्या मैं नियमित रूप से चुका देता हूँ? हाँ, चुका देता हूँ या हीला हवाला करता हूँ? इस पर सेलेस्ते हंस पड़ा। जी, खड़े खड़े पाई पाई चुका देते थे। लेकिन मेरे और इनके बीच बिल विल तो सिर्फ नाम का ही होता था। तब मेरे इस अपराध के बारे में उसका अपना विचार पूछा गया। इस पर जिस ढंग से उसने कटघरे के डंडे पर हाथ रखे, उसी से लगा कि आप बकायदा भाषण तैयार करके लाए हैं। मेरे ख्याल से तो चाहे इससे किस्मत की मार कह लीजिए या फिर सिर्फ संयोग, और जब इस तरह की कोई बात हो जाती है तो आदमी जो ही होश हवास भूल जाता है। उसका उसका इरादा तो बोलते जाने का था, लेकिन जज ने बीच में ही टोक दिया। आप ठीक कहते हैं। अच्छा, बस शुक्रिया। पल भर को तो लगा जैसे सेलेस्ते बौखला उठा। बोला कि अभी उसी की बात भी खत्म नहीं हुई है। बात जारी रखने की आज्ञा तो उसे मिल गई, लेकिन संक्षेप में कहने को कहा गया। लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि यह तो केवल एक संयोग की बात है। हो सकता है संयोग ही हो, जज साहब ने कहा, लेकिन हम लोग भी तो यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ऐसे संयोगों पर कानून की दृष्टि से विचार करें। अब आप जा सकते हैं। सेलेस्ता घुमा और मेरी ओर अपलक देखता रहा। आंखें भीगी थी और होठ कांप रहे थे, जैसे ही कहना चाहता हो, यार देखो, तुम्हारे लिए जो बन पड़ा सो मैंने किया। अब मजबूर हूँ। न तो मैं मुंह बंद न तो मैं मुंह से कुछ बोला और न अपनी जगह कतई हिला डुला। लेकिन जिंदगी में पहली बार एक पुरुष को चूम लेने का मन हुआ। जज ने फिर सेलेस्ते को अपनी जगह लौट जाने का हुक्म ठहराया। सेलेस्ते आकर भीड़ में अपनी जगह बैठ गया। बाकी सारी सुनवाई के समय घुटनों पर कूंजियां टिकाए, हाथों में अपना पनामा हट लिया, मुकदमे का एक एक शब्द पीता हुआ जरा सा आगे झुका हुआ बैठा रहा। अगला नंबर मेरी का था। वह टोप लगाए थी। यूं खुले बालों में वह मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब भी काफी सुंदर दिख रही थी। जहां मैं बैठा था वहां से उसकी मांसल छातियों के उभार झलकते दिख रहे थे। उसका जरा सा निचला होठ हमेशा मेरे दिल को छीन लेता है। इस समय मेरी शक्ल से बहुत घबराई हुई लग रही थी। पहला सवाल था कि मुझे वह कितने समय से जानती है। उसने जवाब दिया कि इनके दफ्तर में साथ में काम करती थी, तभी से। अब जज ने मेरे और उनके बीच क्या संबंध थे यह जानना है। वह बोली कि मैं इनकी महिला मित्र हूँ। एक और सवाल के जवाब में उसने स्वीकार किया कि उसने मुझसे शादी करने का वचन दिया है। सरकारी वकील बैठा बैठा सामने रखा दस्तावेज ध्यान से पढ़ रहा था। जरा तीखे स्वर में ऊंचा ऊंचा उठकर बोला, पूछा, पूछ बेटा, आप लोगों में सहवास कब से कब हुआ? मेरी ने तारीख बता दी तो उसने बड़ी लापरवाही अंदाज में, मानो यूं ही चलते चलते जाने ले रहा हो, पूछ लिया, यानी कहिए इनकी माँ की अंत्येष्टि के बाद वाले दिन से ही तो हुआ ना? फिर एकदम इस सवाल को यूं ही अनुत्तरित छोड़कर उसने हल्के व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह विषय कितना नाजुक है मैं जानता हूँ, और यह भी सच्चे दिल से महसूस कर सकता हूँ कि कटघरे में खड़ी नवयुवती की इस पर क्या भावनाएं होंगी। लेकिन यहाँ उसकी आवाज़ में तल्खी आ गई। लेकिन क्या करूँ, मेरा फर्ज है, इन कोमल भावनाओं का ख्याल करने से रोकते हैं। इतनी भूमिका के बाद उसने मेरी से उन दिनों का सारा ब्यौरा सुना देने को कहा, जिसे जिस दिन मैंने पहली बार उसके साथ संभोग किया था। पहले तो मेरी सवाल का जवाब देने को ही तैयार नहीं हुई,
लेकिन सरकारी वकील जिद करता रहा। आखिर उसने बता दिया कि किस तरह हम लोग नहाते समय मिले, कैसे सिनेमा गए और फिर कैसे साथ साथ कमरे पर आए। अब सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे के सिलसिले में मेरी ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, उनके आधार पर उसने उस तारीख के सिनेमा कार्यक्रमों का अध्ययन किया था कि किस सिनेमाघरों में कौन सी फिल्म चल रही थी। फिर मुड़कर उसने मेरी से उस फिल्म का नाम बताने को कहा जिसे हम लोग देखने गए थे। बड़ी दबी जबान में मेरी ने बताया कि कोई फिल्म थी जिसमें फर्नांडेल ने काम किया है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो अदालत में सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो सुन ले। बड़ा संजीदा सा चेहरा बनाकर सरकारी वकील सीधा तनकर खड़ा खड़ा हो गया और मेरी की ओर उंगली उठाकर जिस लहजे में उस बोला, उसे शर्तिया लगता था कि सचमुच भावोच्छ्वसित हो उठा है। माननीय जूरी महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर जरूर गौर फरमाएं कि मां की अंत्येष्टि के एन अगले दिन यह व्यक्ति तैरने के घाट पर जाता है, एक लड़की के साथ सहवास शुरू करता है और मजाकिया फिल्म देखने पहुंचता है। बस मुझे यही कहना है। वह बैठा, तब भी वही मौत की खामोशी छाई थी। तभी अचानक मेरी मेरी फूट फूट कर रो उठी, कहने लगी कि सरकारी वकील ने उसकी बात को एकदम गलत समझा है। सचमुच ऐसी बात कतई नहीं थी। उसने डरा धमका कर उससे ठीक उल्टी बात कहलवा ली है। उसका मतलब कभी भी यह नहीं था। वह तो मुझे अच्छी तरह जानती है। उसे पक्का भरोसा है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इत्यादि इत्यादि। प्रधान जज के इशारे पर एक अर्दली मेरी को हटा ले गया। सुनवाई जारी रही। मैं सनक लगा हुआ था, लेकिन उसकी बात किसी ने शायद सुनी ही नहीं। उसने बयान दिए कि मैं एक इज्जतदार नौजवान और क्या कहा, सज्जन व्यक्ति हूँ। सलमानों ने बताया कि मैं हमेशा से उसके कुत्ते के प्रति कितना दयालु रहा। या मेरी माँ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि मेरे और माँ के बीच सचमुच एक जैसी कोई बात नहीं थी। वो पूरब थी तो मैं पश्चिम। यही कारण था कि मैंने उन्हें आश्रम में रखने का इंतजाम किया था। एक वह बार बार यह भी कहता रहा, आप लोगों को समझ लेना चाहिए, आप लोगों को समझ लेना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात समझता नहीं लगा। किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। अब उसे अब उसे भी लौट जाने का हुक्म मिला। इसके बाद का आखिरी गवाह रिमंड। उसने हाथ हिलाकर मेरी अभिनंदन किया, मगर मैं बेकसूर हूँ, यह बताते बताते जाने कहाँ बहक गया। जज ने उसे झड़क दिया, तुम यहाँ गवाही देने आए हो, मुकदमे पर अपनी राय देने नहीं। जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसे उसी का जवाब दो। मृत व्यक्ति से रेमंड के संबंध कैसे और क्या थे? जब यह सवाल किया गया तो उसे अपनी सफाई देने का अवसर मिल गया। उसने बताया कि मृत व्यक्ति को शिकायत रेमंड से थी, न कि मुझसे, क्योंकि उसी ने मृत अरब की बहन को पीटा था। मेरा उस अरब से क्या लेना देना? जज ने सवाल किया कि क्या मुजरिम से नफरत करने की मृत व्यक्ति के पास कोई वजह नहीं थी? रेमंड बोला, यह तो सिर्फ इत्तेफाक से ही उस दिन सुबह वहां समुद्र तट पर मौजूद था। अगर यही है तो, सरकारी वकील ने सवाल किया, यह सारी दुर्घटना जिस खत के कारण हुई है, वह खत मुजरिम की करतूत कैसे हो गया? रेमंड ने जवाब दिया, यह भी एक संयोग की बात ही समझिए। इस पर सरकारी वकील जल भुनकर बोला कि लगता है इस मुकदमे में संयोग या सिर्फ इत्तेफाक का बहुत बड़ा हाथ है। तब क्या इसे भी संयोग ही मान लिया जाए कि जब आपने अपने प्रेमिका को पीटा तो मुजरिम ने कोई बीच बचाव नहीं किया? और क्या है इस संयोग के नाम की खातिर ही मुजरिम ने थाने में जाकर आपके लिए हलफ उठाया और उस मौके पर आपके पक्ष में आंखें मूंद कर बयान दे डाले? सबसे अंत में सरकारी वकील ने रेमंड की जीविका के साधनों के बारे में जानना चाहा। जब रेमंड ने बताया कि वह माल गोदाम में नौकर है, तो सरकारी वकील ने जूरियों से कहा, योर ऑनर, हर कोई जानता है कि गवाह औरत की कमाई पर रहता है और यह मुजरिम गवाह का जिगरी दोस्त और दाहिना हाथ रहा है। वकील के हिसाब से वस्तुतः इस अपराध के मूल में ही अत्यधिक अवर्णनीय गंदगी भरी पड़ी थी। इस गंदगी की और भी घृणित और निंदनीय बना दिया था मुझ जैसे नरदम राक्षस के बेहया बेशरम व्यक्तित्व ने। इस पर रेमंड हुज्जत करने लगा। मेरे वकील साहब ने भी आपत्ति की, लेकिन उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि पहले सरकारी वकील को अपनी बात पूरी कर लेनी दी जाए। मेरी बात खत्म ही है, यह कहकर रेमंड की ओर घूमा तो मुजरिम तुम्हारा दोस्त है ना? बेशक। मुहावरे में कहूँ तो हम दोनों में दांत कटी रोटी है। मुहावरे में कहूँ तो हम दोनों में दांत कटी रोटी है। तब
तब सरकारी वकील ने यह सवाल मुझसे भी किया। मैंने गौर से रेमंड की ओर देखा। उसने निगाहें चुराई नहीं। जब मैंने जवाब दिया, जी हाँ। अब सरकारी वकील जूरियों की ओर मुड़कर बोला, जूरी महोदय, आपके सामने कटघरे में बैठा यह आदमी माँ की अंत्येष्टि के ठीक अगले दिन ही निहायत शर्मनाक अय्याशी में डूब रहा हो। इतना ही नहीं, बल्कि रंडियों और दलालों की बदनाम दुनिया के खून के बदले खून चाहने वाले एक दोजखी के बहकावे में आकर इसने अचानक एक निहत्थे आदमी की जान ले डाली है। माननीय जूरी महोदय, देखा आपने किस तरह का है यह सामने बैठा मुजरिम। अभी सरकारी वकील बैठ भी न पाया था कि मेरे वकील साहब ने सारा धीरज ताक पर रखकर अपनी बाहें कुछ इस तरह ऊंची तान दी कि उनका चोगा नीचे की तरफ सरकाया और कलफ सिर्फ आस्तीन पूरी की पूरी दिखने लगी। मेरे मुवक्किल पर जो मुकदमा इस समय चल रहा है वह माँ की अंत्येष्टि को लेकर चल रहा है या एक आदमी की हत्या को लेकर। ही अदालत में फिर कुछ बेहूदी हंसी सुनाई दी ही थी कि झट सरकारी वकील उछलकर उठ खड़ा हुआ और अपना चोगा बस झटके के साथ चारों ओर लपेट कर बोला, मुझे अपने दोस्त की समझ पर निहायत ही ताज्जुब हो रहा है। वे मुकदमे की इन दोनों बातों के बीच के गहरे संबंध को नहीं देख पा रहा है। मैं तो कहूँगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से दोनों बातें एक ही सूत्र में बंधी हैं। फिर बड़ी कड़क के साथ कहे गए इस वाक्य से उसने अपनी बात खत्म की कि मुजरिम पर मेरा अभियोग संक्षेप में यह है कि इसने माँ की अंत्येष्टि के समय जैसा रवैया दिखाया वह साबित करता है कि मुजरिम के भीतर स्थायी अपराधी मनोवृत्ति हमेशा से काम करती रही। लगा इन शब्दों का जूरियों और जनता पर भरपूर असर पड़ा। मेरे वकील साहब मजबूरी में कंधा झटका कर रह गए। उन्होंने माथे का पसीना पोंछा, लेकिन वास्तव में वे भी बुरी तरह बौखला उठे थे। यह सब मुझे अपने हित में भला होता नहीं लगा। इस घटना के बाद ही अदालत उठ गई। कचहरी से निकलकर जब जेल की गाड़ी में बैठा तभी बस जरा सी देर के लिए गर्मियों की चिर परिचित सांझ का आनंद एक बार फिर महसूस हुआ। उस बंद दौड़ती कोठरी में अंधेरे में बैठे बैठे ही मैंने शहरी जीवन में गूंजने वाली आवाज़ें पहचानी। वे आवाज़ें पहचानी जो गोधूली के समय शहर से उठा करती थी। कभी कितनी प्यारी थी ये आवाज़ें मुझे, कितनी अच्छी लगती थी मुझे। गर्मियों की धरती जहाँ सांझ, भारी बोझिल वातावरण और उसमें अखबार वाले लड़कों का चिल्लाना, सार्वजनिक बगीचे में पक्षियों की आखिरी चहचहाट, सैंडविच के फेरी वाले की पुकारें, ऊंचे शहर के ढालू मोड़ पर ट्रेनों की चिचियाहट, बंदरगाह पर छन छन उतरता हुआ अंधेरा और उस क्षण आसमान से हल्की हल्की सरसराहट का स्वर। ये सारी आवाज़ें मेरे थके मस्तिष्क में गूंज रही थी और इन्हें सुनते हुए जेल की तरफ लौटना ऐसा लग रहा था मानो कोई अंधा चप्पा चप्पा परिचित रास्ते से होता चला जा रहा हो। हाँ, सांझ यही तो सांझ का यही तो क्षण है जब जिंदगी की अकथनीय सुख और संतोष महसूस हुआ करता था। अब तो लगता है कि युग बीत गए हैं। ऐसा ही क्षण के बाद तो निस्वपन और निश्चिंत निद्रा भरी रातें बाहें खोलकर मेरी प्रतीक्षा किया करती थी। आज भी वही क्षण था, लेकिन कितना अंतर। आज मैं अपनी काल कोठरी में लौट रहा था। आज मेरी प्रतीक्षा में बाहें फैलाए फैलाए थी आने आने वाले दिन की मनहूस आकांक्षाओं से कुलबुलाती रात। और जब मैंने जाना कि गर्मियों की सांध्य गोधूली को चीर कर जाने वाली चिर परिचित पगडंडियां मासूम और बेफिक्र नींदों को जादुई दुनिया में ही नहीं ले जाती, जेल के मनुष्य दीवारों के भीतर ले जाती हैं। 4 4 खुद आदमी चाहे अदालत के कटघरे में ही क्यों न खड़ा हो, उसे यह हमेशा अच्छा लगता है कि लोग उसकी चर्चा करें, वह उनकी बातों का केंद्र हो। सरकारी वकील और मेरे वकील साहब ने जो इतना सब कुछ कहा था वह सब मेरे बारे में ही तो था। हाँ हाँ, उनकी कही सारी बातें मेरे अपराध के बारे कम, मेरे बारे में ही ज़्यादा थी। वस्तुतः दोनों के भाषण में कोई ज़्यादा विरोध का अंतर नहीं था। बचाव पक्ष के वकील ने दोनों हाथों पर आकाश की ओर उठाकर अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि अपराध ऐसी लाचारी की हालत में किया गया कि उसकी गुरुता कम हो जाती है। सरकारी वकील ने भी इस उसी तरह हाथ आसमान की ओर उठाए थे, लेकिन माना यह था कि मैंने अपराध किया है और अपराध किसी भी लाचारी की हालत में नहीं किया गया, न ही उसकी गुरुता कम होती है। यहाँ आकर मुकदमे की एक बात से मुझे बड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं वह मेरे हित के लिए तो था।
और मुझे ही सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होनी स्वाभाविक थी, इसलिए कई बार कुछ बोलने को मेरा भी मन हुआ। लेकिन वकील साहब ने कह रखा था कि मैं बिल्कुल ना बोलूं। खास चेतावनी दी थी कि तुम बोलोगे तो मुकदमा बिगड़ जाएगा। सचमुच मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे यह तो इस सारी कार्रवाई से मुझे बाकायदा अलग रखे रहने की साजिश है कि मैं मुंह से सिए बैठा रहूं और ऊपर ही ऊपर मेरी किस्मत का वारा न्यारा हो जाए। कभी कभी उन लोगों की बात काटने को कितना मन करता था, और इच्छा को मैं कैसे इस इच्छा को मैं कैसे बस में रखता था मैं ही जानता हूँ। जी में होता था कि कह दूं कि इस सब की ऐसी की तैसी। मैं पूछता हूँ कि मुकदमा किस पर चल रहा है। जिस आदमी पर हत्या का इल्ज़ाम लगा गया है उसके लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए मैं जो कुछ कहूँगा वही सचमुच महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। मगर फिर वह अपनी बात पर विचार करता तो लगता कि कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। बहरहाल यह मैं मानता हूँ कि अपने बारे में सुनने में भी आदमी को शीघ्र ही उतनी दिलचस्पी नहीं रह जाती। सरकारी वकील का भाषण अभी आधा भी नहीं हुआ था कि मैं बुरी तरह उबने लगा। हाँ, कहीं कहीं कुछ चीज़ें जरूर ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे खींचा, जैसे बीच बीच में किया गया मुहावरों का उपयोग, क्षण क्षण पर बदलती वकील की मुख मुद्राएं और हाव भाव, तेज तर्रार हमले। लेकिन ये बातें भी मुझे अलग अलग ही अच्छी लगी, भाषण का अंग बनकर नहीं। मेरी मेरी समझ में तो मेरी समझ में तो जो बात आई वह यह है कि सरकारी वकील सारी बात को एक विशेष दिशा दे रहा है, और वह यह है कि अपराध मैंने खूब सोच विचार कर पूरी तैयारी के साथ किया है। याद आता है एक बार उसने कहा था, जूरी महोदय, मैं अपनी बात को राय रत्ती सिद्ध कर दूंगा। एक तरफ तो आपके सामने अपराध के सारे तथ्य दिन की रोशनी की तरह उजागर हैं, दूसरी तरफ वह पक्ष भी मौजूद है जिसे मैं आपके अपराध का काला पक्ष कहता हूँ, अर्थात अपराधी मनोवृत्ति की काली करतूतें और भीतरी चालें। कहकर उसने माँ की मृत्यु के बाद से लेकर सारे तथ्य समेटने शुरू किए। जिन बातों पर उसने विशेष जोर दिया था वे थी मेरी हृदयहीनता, मेरा माँ की उम्र का न बता पाना, नहाने वाले घाट पर जाकर मैरी से मुलाकात करना, फर्नांडेल की फिल्म का दोपहर वाला शो देखना, और सबसे अंत में मैरी को लेकर मेरे कमरे पर आना। सबसे पहले पहले जब कई बार उसने अपराधी की प्रेमिका का जिक्र किया तो मेरी समझ में उसका मतलब ही नहीं आया, क्योंकि मैरी के लिए तो वह केवल मैरी थी। इसके बाद उसने रेमंड की बात उठाई। सारी बात को रखने के ढंग से उसके ढंग से ही मुझे खास चालाकी की गंध आती थी। उसने जो जो बात और जिस जिस ढंग से कही थी वह सब सुनने में बहुत ही सही और तर्क संगत लगती थी। मैंने रेमंड के साथ साजिश करके खत लिखा। खत के बुलावे में आकर उसकी प्रेमिका रेमंड के कमरे में आ गई। यहाँ उसे संदिग्ध चरित्र व्यक्ति के हाथों दुर्व्यवहार सहना पड़ा। फिर समुद्र के किनारे जाकर मैंने रेमंड के दुश्मनों के साथ फसाद खड़ा किया। उसमें रेमंड घायल हो गया। उससे पिस्तौल मांगकर मैं खुद उसका पिस्तौल इस्तेमाल करने की नीयत से वापस वहीं पहुंचा और जाकर अरब पर गोली चलाई। पहली गोली चलाकर मैं रुका, फिर उसे पूरी तरह ठिकाने लगाने के ख्याल से जानबूझकर अपने निरे निहत्थे शिकार पर दाएं दाएं 4 गोलियां और दाग दी। तो यह है मेरी दलील और मुकदमे का स्वरूप। बात खत्म करके सरकारी वकील बोला, अपने काम और परिणाम को अच्छी तरह से जानते बूझते किस तरह इस व्यक्ति ने मृतक की हत्या की और वहां तक क्या क्या घटनाक्रम रहा, सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब यहाँ मैं एक बात पर और जोर देना चाहता हूँ। अचानक पागलपन में आकर कोई किसी की जान ले ले, इस तरह के पागलपन को लाचारी की हालत में किया गया ऐसा अपराध माना जा सकता है जहां अपराध की गुरुता कम हो जाती है। हमें यहाँ उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जूरी महोदय, मैं जिस बात पर आपसे गौर फरमाने की प्रार्थना करता हूँ वह यह है कि मुजरिम पढ़ा लिखा आदमी है। जिस ढंग से उसने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उन पर आपने खुद गौर किया होगा। यह आदमी अक्लमंद और मेधावी है और शब्दों का महत्व मूल्य जानता है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि जुर्म करते समय इसे यह पता नहीं था कि यह क्या कर रहा है, ऐसा मान लेना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। मैंने देखा कि सरकारी वकील ने मेरे अक्लमंद और मेधावी होने पर काफ़ी जोर दिया और इस बात ने मुझे
अच्छा खासा चक्कर में डाल दिया कि सामान्य आदमी में जो बात गुण मानी जाती है उसे ही अभियुक्त के अपराध में इकट्ठे तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाए। मेरा दिमाग उसी में उलझा था, इसलिए उसने आगे जो कुछ कहा वह नहीं सुन पाया। सुना उस समय जब वह तैश में आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आपने इस घृणित और निंदनीय अपराध पर अफसोस और प्रायश्चित का एक शब्द भी इसके मुंह से फूटा? एक शब्द नहीं जूरी महोदय, एक शब्द नहीं। इस सारी कार्रवाई के दौरान में इस आदमी ने भूलकर भी तो एक बार अपने पाप के लिए पछतावा खेद प्रकट किया होता। कटघरे की ओर घूमकर उसने मेरी और उंगली तानकर इशारा किया। उसी तरह उसी लहजे में बोलता रहा। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह बार बार इसी बात में क्यों रट लगाए है। यूं यह बात मैं जरूर मानता हूँ कि उसकी बात सही थी। अपने किए पर मुझे बहुत पछतावा था भी नहीं, फिर भी मुझे लगा कि उसने बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींच डाला है। मन में तो आया कि एक बार बड़े दोस्ताने ढंग से, बहुत ही आत्मीयता के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर समझा दो कि भाईजान, अपनी सारी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर इसे खाकसार को भी कभी पछतावा हुआ ही नहीं। यहाँ तो अपने वर्तमान या तत्काल भविष्य को लेकर ही इतने मस्त रहे हैं कि पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। मगर इस समय जिस झमेले में मुझे फंसा दिया गया है, इसमें इस लिहाजे के साथ किसी से बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो मुझे यह हक ही नहीं था कि किसी के प्रति दोस्ती या सद्भावना मन में रख सकूं। इसलिए आगे जो कुछ हो रहा था मैं उसे ही समझने की कोशिश करने लगा। इस समय सरकारी वकील जिस चीज़ पर विचार कर रहा था वह थी उसके शब्दों में मेरी अंतरात्मा। वह बोला, मैंने बड़े ध्यान से इस आदमी को की अंतरात्मा का अध्ययन किया है, लेकिन जूरी महोदय, मैं सच कहता हूँ कि मुझे इसमें आत्मा नाम की चीज़ का नामो निशान नहीं मिला। यह भीतर से खोखला और शून्य है। विश्वास कीजिए, इस आदमी में कोई अंतरात्मा नहीं है, कोई मानवीय भावना नहीं है। इसके मन में सोचने विचारने के ढंग में सामान्य आदमियों वाला कोई नैतिक गुण या सद्विवेक नहीं है। इसके बाद आगे उसने यह भी कहा, बेशक जो कुछ इसमें नहीं है उसके लिए हम इसे बुरा भला क्यों कहें। जिसे पा लेना आदमी के वश में ही नहीं है, उसके न होने के लिए किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखना यह है कि फौजदारी अदालत में जिन कटु कठोर और महान आदर्श की जरूरत होती है वह न्याय, सहनशीलता और क्षमा जैसे निष्क्रिय और निर्जीव आदर्श नहीं। खासतौर पर यह निर्दय न्याय उस समय तो और भी जरूरी हो जाता है जब स्वस्थ और सुंदर उदार भावनाओं की कमी समाज के लिए अभिशाप बन जाए, जैसी कि आपके सामने इस आदमी में हो गई है। इतना कहने के बाद पेशी के समय कही गई सारी बातों को दोहराते हुए उसने माँ के प्रति मेरे व्यवहार की फिर से खाल उधेड़नी शुरू की। लेकिन इस बार मेरे अपराध को लेकर वह पहले से कहीं अधिक विस्तार में बोला और इस तरह बाल की खाल निकालता चला गया कि मेरे लिए तो बातों का सिर पैर ही गायब हो गया। होश रह गया सिर्फ इतना कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। एक स्थिति ऐसी आई कि सरकारी वकील का बोलना आखिर रुका। थोड़ी देर चुप रहा, फिर कंपकपाती धीमी आवाज में बोला, जूरी महोदय, कल यही अदालत अपराध की दुनिया में निकृष्टतम अपराध अर्थात बेटे द्वारा बाप की हत्या पर विचार करने जा रही है। इसकी तो मैं किसी तरह कल्पना नहीं कर पाता कि बेटे बाप को मार डाले, लेकिन मैं आशा करता हूं कि न्याय बिना किसी रूरियायत के अपना फर्ज अदा करेगा। मगर साथ में निसंकोच यह भी कहता हूं कि इस आदमी की क्रूरता, हृदयहीनता और बेहयाई को देखकर मेरे दिल में जो भयानक नफरत जागती है, उसके सामने पितृहत्या के अपराध की भीषणता भी फीकी पड़ जाती है। नैतिकता रूप से अपनी माँ की मौत का यही आदमी जिम्मेदार है और किसी भी हालत में उस आदमी से यह भी 19 नहीं है जिसने अपने जन्मदाता बाप की हत्या कर डाली है। यह भी उसी बिरादरी में शामिल होने का हकदार है। यह है एक अपराध से दूसरे अपराध का जन्म होता है, यह स्वयं सिद्ध है। मुजरिम दो हैं और दोनों में से पहला यह आपके सामने कटघरे में है।
अगर मुझे कहने की आज्ञा हो तो मैं कहूँगा कि इसी ने उस जुर्म का आदर से सामने रखा है, यानी दूसरा आदमी को पितृ हत्या का अधिकार दिया है। जी हाँ जूरी महोदय, यहाँ वकील की आवाज़ ऊंची होकर एक विशेष लहजे में बदल गई। कल की अदालत में हत्या का जो मुकदमा पेश होने जा रहा है उसका वास्तविक अपराधी भी यही आदमी है। अगर सच कहूँ तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे मुजरिम के खिलाफ मेरी जाति नहीं मानेंगे और न ही समझेंगे कि मैं तिल का ताड़ बनाए दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपना फैसला इस बात को ध्यान में रख कर देंगे। इसके बाद सरकारी वकील मुंह का पसीना पोंछने के लिए रुका और फिर बताने लगा कि उसका फर्ज कितना कड़वा और कठोर है, लेकिन बिना माथे पर शिकन लाए वह उस फर्ज को पूरा करेगा। मैं फिर कहता हूँ, जिन लोगों के आधारभूत सिद्धांतों की यह आदमी जी भरकर खिल्ली उड़ाता रहा, उन लोगों की बिरादरी में इसके लिए कोई निशान स्थान नहीं है। इस जैसे हृदयहीन आदमी को दया पाने का हक नहीं है। मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि बिना किसी रहम मुलाहिजे के कानून की रूह से इसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। ऐसी मांग करते हुए मुझे कोई दुविधा, कोई संकोच या झिझक नहीं है। अपने पेशे से लंबे दौरान में अक्सर ही मुझे आप लोगों के सामने अपने फर्ज की खातिर बहुत बार मौत की सज़ा की मांग करनी पड़ी है, लेकिन सच मानिए इस मुकदमे में मौत की सज़ा की मांग करते हुए मैं मन में जैसा हल्कापन और संतोष अनुभव कर रहा हूँ, वैसा इस दुखदायी कर्तव्य को निभाते हुए मैंने कभी नहीं किया। अपराधी की गुरुता कम करने वाली लाचारी की हालत में यह हत्या कतई नहीं की गई। इसलिए इस तरह के फैसले की मांग करके मैं अपनी आत्मा की पुकार और पवित्र कर्तव्य को जिम्मेदारी ही नहीं निभा रहा, बल्कि मुजरिम को देखकर मन में अपने आप उमड़ने वाले सात्विक न्याय संगत क्रोध का आदेश भी पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि इस आदमी ने मानवीय भावना को कहीं कोई चिंगारी शेष नहीं रह गई है। सरकारी वकील उठ गया, लेकिन एक लंबा सन्नाटा चलता रहा है। एक तो गर्मी और दूसरे इस सब को सुनकर मैं तो अथा आश्चर्य के सागर में डुबकियां लगाने लगा। प्रधान जज ने धीरे से खासकर गला साफ किया और बड़ी गिरे से आवाज़ में मुझसे पूछा कि इस पर मुझे तो कुछ नहीं कहना। मैं उठा, चूंकि बोलने की लहर मन में आ रही थी, इसलिए जो भी मुंह में आया बोलने लगा कि अरब को मारने की मेरी कतई नीयत नहीं थी। इस पर जज ने जवाब दिया कि अदालत मेरे इस बयान का ख्याल रखेगी। फिर भी तुम्हारे वकील साहब अदालत के सामने अपनी बात कहें, इससे पहले तुम अपने मुंह से ही यह जानना चाहते हैं कि इस जुर्म के पीछे आखिर तुम्हारी मंशा क्या थी। अभी तक तो तुम्हारे बचाव का कोई सिर पैर ही मेरी समझ में नहीं आता। मैंने बताना चाहा कि यह सब धूप और गर्मी के कारण हुआ, लेकिन मैं कुछ ऐसी तेजी से बोला कि शब्द एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करने लगे। हाँ, यह होश मुझे जरूर था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ सुनने वालों की निरी बकवास लग रही है। मैंने लोगों को मखौल उड़ाते हुए ही हंसते हुए सुना। बड़े हताश भाव से मेरे वकील साहब ने कंधे झटके। आदेश मिला कि वे अदालत के सामने अपनी बात कहेंगे, मगर उन्होंने आकर सिर्फ इतना ही कहा कि बहुत वक्त हो गया है, इसलिए सुनवाई कल शाम के लिए मुलतवी कर दी जाए। जज ने उनकी बात मान ली। अगले दिन मुझे फिर अदालत लाया गया। घुटी घुटी हवा को बिजली के पंखे मथे जा रहे थे और जूरी लोग हाथ के छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों को धीरे धीरे एक ताल पर घुमाए जा रहे थे। बचाव का भाषण इतना लंबा था कि लगा इसका कभी अंत नहीं होगा। फिर भी एक जगह मैंने कानों पर जोर देकर सुना। इस समय वकील साहब कह रहे थे, यह सही है कि मैंने एक आदमी की हत्या की। इस प्रकार यहाँ जहाँ मेरा जिक्र आता है वहाँ मैं का प्रयोग करके अपनी उसी लय में बोलते रहे। मुझे यह सब इतना अजीब लग रहा था कि दाहिनी ओर वाले सिपाही की ओर झुककर पूछा, यह क्या मामला है भाई। पहले तो उसने डांट दिया, चुप रहो। फिर समझाया, ऐसे ही कायदा है। इसके पीछे भी मुझे यह उद्देश्य लगा कि अपने मुकदमे से जहाँ तक हो सके मुझे दूर ही रखा जाए, या यूँ कह लीजिए कि मेरी जगह वकील को रखकर खुद मुझे तस्वीर से निकाल कर बाहर कर दिया जाए। पर खैर, इससे सबसे क्या आना जाना। मुझे तो खुद महसूस हो रहा था कि मैं इस सारी कष्टप्रद कार्रवाई से, इस अदालती दुनिया से हजारों लाखों मील दूर हूँ। बहरहाल मुझे अपने वकील साहब से इतने ज़्यादा कच्चे और कमज़ोर लग रहे थे कि हंसी आती थी। जल्दी जल्दी क्षणिक आवेश में
और उत्तेजना वाली दलीलों दे देकर अब वे मेरी अंतरात्मा पर उतर आए थे। मगर मुझे साफ लग रहा था कि उनमें सरकारी वकील जैसी प्रतिभा और तेज नहीं है। यूरोनर, वे बोले, मैंने इस आदमी की अंतरात्मा का गहराई से अध्ययन किया है, लेकिन अपने विद्वान मित्र सरकारी वकील की तरह वह कुछ न मिला हो ऐसा नहीं है। मुझे वहाँ बहुत कुछ मिला, मैं झूठ नहीं कहता। मैंने मुजरिम के दिमाग को खुली किताब की तरह पढ़ा है, और वकील साहब ने जो कुछ पढ़ा है वह यह था कि मैं बहुत ही अच्छा नवयुवक हूँ, दृढ़ चरित्र, मालिक के लिए जान देने वाला, खुद भला बुरा समझने वाला नौकर हूँ, सब जगह बहुत लोकप्रिय हूँ और दूसरों की मुसीबत में काम आता हूँ। इस प्रकार अपने वकील साहब के अनुसार मैं निहायत ही कर्तव्यपरायण पुत्र था, और जब तक मुझसे बना मैंने अपनी माँ का भरण पोषण किया। पर फिर काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर आया कि आश्रम में भर्ती होकर बुढ़िया ज़्यादा सुख शांति पाएगी। मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं खुद माँ को इस प्रकार से सुख शांति दे पाता। इस जगह वकील साहब ने यह भी कहा कि माननीय जूरी महोदय, मेरे विद्वान मित्र ने जिस ढंग से इस आश्रम का जिक्र किया है उससे मैं स्तब्ध रह गया। इस प्रकार की संस्थाओं की श्रेष्ठता का प्रमाण ही आपको तो तो इतना ध्यान कर लेना काफ़ी होगा कि सरकार द्वारा ही इन संस्थाओं को नैतिक और आर्थिक प्रोत्साहन की ओर सहायता मिलती है। मैंने देखा कि वकील साहब ने अंत्येष्टि का तो सही जिक्र ही नहीं किया। लगा कि यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, छूटी जा रही है, लेकिन इनकी लंबी चौड़ी पैंतरेबाजी अनगिनत दिनों और घंटों में मेरी अंतरात्मा को लेकर की गई माथापच्ची और बाकी बातों में से मेरी यह हालत हो गई कि दिमाग काम ही नहीं करता, और हर चीज़ बुरे बुरे तरल कुरे में धुंधली घुलती नजर आती है। बस अंत की ओर एक बात ही याद बनी है। वकील साहब अपनी बकवास किए चले जा रहे थे, तभी अचानक सड़क पर आइसक्रीम बेचने वाले का कनस्तर बजाता सुनाई दिया। शब्दों की इस अजस्त्र प्रवाह को चीरती हुई तीखी आवाज क्षण भर की आई, और मन की स्मृतियों का बांध टूट पड़ा। ये स्मृतियां उस जिंदगी की थी जो अब मेरी नहीं रह गई थी, उन दिनों की थी जिन्होंने कभी निश्चित और छोटे से छोटे सुख में मुझे सुखी रखा था। वे गर्मियों के दिनों की आत्मीयता और ऊष्मा भरी गंध लहरियां, वे मेरी प्रिय सड़कें, और वहां झांझता आसमान मेरी के शरीर के कपड़े और उसकी वे उन्मुक्त खिलखिलाहटें, सभी कुछ तो उसके पल मेरे सामने कूद गया। इस समय जो कुछ सामने हो रहा था वह इतना ज़्यादा व्यर्थ और बेकार लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो, मेरा जी मिचला रहा हो। बस यही मन में आता था कि जैसे भी हो इस बवाल से छूट जाने और अपने कोठरी में जाकर पढ़ पढ़ रहूं, लंबी तान कर खूब सोऊं। बहुत धुंधला बहुत धुंधला धुंधला सा सुना। वकील साहब आखिरी बार अपील कर रहे थे, माननीय जूरी महोदय, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे भले गुणी और परिश्रमी नौजवान को सिर्फ इसी आधार पर फांसी नहीं देंगे कि एक मन उस घड़ी में उसका अपने पर काबू नहीं रहा था। आप जिंदगी भर के लिए जिस पश्चाताप और आत्मभर्त्सना की भट्टी में बुनना इसकी किस्मत में लिख दिया है, क्या वही सजा इसके लिए काफ़ी नहीं है? मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ आपके फैसले की राह देख रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि फैसला एक ही है, और वह लाचारी की हालत में की गई हत्या, एक ऐसी परिस्थिति में किया गया अपराध जिसमें अपराध की गुरुता कम हो जाती है। अदालत उठ गई। वकील साहब अपनी जगह पर आ बैठे। शक्ल से थककर चूर चूर लगते थे। उनके कुछ साथियों ने जाकर उनके हाथ मिलाए। एक को कहते सुना, यार आज तो तुमने झंडे गाड़ दिए। एक और वकील ने मुझे से ही समर्थन चाहा, भाई वाह, कमाल कर दिया ने। मैं झूठ मूठ को मान गया, वरना सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद इतना थक गया हूँ कि वकील साहब ने कमाल किया या नहीं यह बताने लायक नहीं था। इस बीच दिन ढलने लगा और गर्मी उतनी नहीं रह गई थी। सड़क से सुनाई पड़ती कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ों से जाने की बाहर चारों ओर सांझ की शीतलता फैल गई। हम सब बैठे बैठे प्रतीक्षा किए जा रहे थे, और जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वस्तुतः उसका संबंध किसी और से नहीं, मुझसे और केवल मुझसे था, मेरे भविष्य से था। मैंने कचहरी के कमरे में चारों ओर निगाहें घुमाकर हूबहू पहले दिन
पहले दिन जैसा था। हल्के सलेटे सूट वाले पत्रकार और चाबी भरी कठपुतली औरत से आंखें मिली तो याद आया कि इस सारी सुनवाई के दौरान मैंने एक बार भी मैरी से नजरें मिलाने की कोशिश नहीं की। उसे भूल गया हूँ ऐसा नहीं था, बल्कि मन अन्य दूसरी बातों में ही इतना उलझ रहा था कि उसका ख्याल ही नहीं आ रहा था। अब देखा, वह सेलेस्टे और रेमंड के बीच में बैठी थी। उसने मुझे देखकर धीरे से हाथ हिलाया, मानो कहना चाहती हो तो आखिरकार वह क्षण आ ही गया। वह मुस्कुरा रही थी, पर मुझे पता था कि मन बहुत व्यग्र और चिंतित है, लेकिन मेरा दिल तो मानो पत्थर हो गया था। जवाब में मुझसे मुस्कुराते भी नहीं बना।